गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विश्वास कुमार सैनी, जीव विज्ञान की विशेष स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला अपना टॉपिक था लघु वितरण धानी की आंतरिक संरचना, जो कुछ इनकम्प्लीट रह गया था। आज इसको हम पूरा करते हैं। लघु वितरण धानी की जो आंतरिक संरचना है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि दो भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। पहला भाग पराकोष भित्ति है, जो बाहर की ओर एक आवरण होगा, एक भित्ति होगी, और दूसरा भाग बीजाणु कोशिकाएं हैं, जो पराकोष भित्ति से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक समूह होगा। पराकोष भित्ति के अंदर 4 स्तर मैंने बताए थे। जो सबसे बाहर की ओर होगा बाह्य त्वचा स्तर होगा, फिर इसके अंदर की ओर अंतस्थीशियम, फिर मध्य परतें और फिर टेपिटम या पोषसूतक। बाह्य त्वचा एक एकल परत के रूप में पाई जाएगी, सबसे भारी परत होगी ये। इसके अंदर की ओर अंतस्थीशियम, ये भी एक सिंगल या एकल परत है। इसकी कोशिकाएं बड़ी होंगी। कोशिकाओं की विशेषता इसमें यह है कि कोशिकाएं इसमें आर्द्रता ग्राही होती है। ये वातावरण से नमी का अवशोषित करती है, और एक परिपक्व जो पराकोष होता है उसके स्फुटन में अंतस्थीशियम की जो कोशिकाएं वो भाग लेती है। अंतस्थीशियम का मुख्य रोल होगा पराकोष के स्फुटन के लिए। इसके लिए कुछ और भी कोशिकाएं मैंने आपको बताई थी, जिनका नाम था ओष्ठ कोशिकाएं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक पाली के अंदर 2 ओष्ठ कोशिकाएं पाई जाएंगी, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। जब पराकोष परिपक्व हो जाता है तो उस दौरान पराकोष की जो भित्ति है उसमें नमी की कमी आती है, और उस दौरान ये अंतस्थीशियम वाला जो भाग है वो संकुचित होता है, सिकुड़ता है, और संकुचित होने से 2 ओष्ठ कोशिकाओं के बीच जो अवकाश है वो बढ़ जाता है, और परागकण जो है वो यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। तो परागकोष जो होगा उसके स्फुटन में मुख्य जो रोल है वो अंतस्थीशियम वाले भाग का है। यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती हैं साइज में। बाह्य त्वचा कोशिकाओं से इसकी कोशिकाएं बड़ी होंगी, और इसकी जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति एल्फा सेलुलोज से निर्मित होती है। एल्फा सेलुलोज की इसमें रेशे की समान पट्टियां जो है वो अंतस्थीशियम में दिखाई देती है। ठीक है। अगला जो भाग इसमें मध्य परतें हैं। मध्य परतें मैंने बताई थी, ये 1 से लेकर 3 तक होती है, और कम समय के लिए होती है, अल्पकाल के लिए होती है। इनका जो मुख्य काम है मध्यवर्ती कोशिकाओं का, ये बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। बीजाणुजन कोशिकाएं जो लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं, उसके लिए पोषण की आवश्यकता होगी, और वो पोषण जो है यहाँ मध्य परत से मिलेगा। इसके अलावा सबसे आंतरिक परत आपको बताई थी टेपिटम, सबसे भीतरी स्तर होगा टेपिटम, और इसको पोषूतक भी कहते हैं। और टेपिटम का भी कार्य एक तरह से पोषण प्रदान करना ही है। ये भी बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करेंगे। टेपिटम के कुछ और भी कार्य वो हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। बीजाणुजन कोशिका ये जो भाग है, ये अनेक कोशिकाएं जो होती हैं ये मिलकर बीजाणुजन ऊतक का निर्माण करती हैं। यहाँ हम एक सिंगल लघु बीजाणु धानी की आंतरिक संरचना का डायग्राम बनाते हैं, और उसमें जितने भी भाग हैं पराकोष भित्तियां और ये बीजाणुजन कोशिकाएं वो आपको दिखाते हैं डायग्राम के माध्यम से। जैसे ये एक पराकोष भित्ति की बाह्य त्वचा वाला स्तर है। ये बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा के अंदर की ओर एंडोथीशियम का आपको स्तर बताया था, या अंतस्थीशियम भी इसको कहते हैं। कोशिकाएं इसकी बड़ी होंगी। इसके अंदर की ओर मध्य परतें आपको बताई थी, जिसकी कोशिकाएं चपटी होंगी, पतली होंगी, और कम समय के लिए होंगी। इसके 1 से लेकर 3 तक स्तर हो सकते हैं। मध्य परत वाले भाग की खास बात यह है कि ये जो परतें हैं ये कंटिन्यू होती हैं। ये परतें यहाँ पर कंटिन्यू होंगी, क्योंकि बाह्य त्वचा और अंतस्थीशियम ये तो बाहर की ओर होती हैं, अंदर की ओर नहीं आती हैं। लेकिन ये मध्य परत वाला जो भाग है वो अंदर की ओर भी होगा। एक चक्र के रूप में ये कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाएंगी। इसके अंदर की ओर सबसे जो आंतरिक स्तर बताया था टेपिटम वाला भाग होगा। टेपिटम आंतरिक स्तर है, और इसकी कोशिकाएं बड़ी होंगी, बहुगुणित हो सकती है, बहुकेंद्र की हो सकती है। 1 से अधिक केंद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये इतना जो भाग ये तो पराकोष भित्ति का हुआ, और इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं का जो समूह है
इस कोशिकाओं के समूह को हमने नाम दिया था बीजाणुजन उत्तक। कोशिकाओं का समूह यहाँ उत्तक होता है, और जितनी भी कोशिकाएं इनको हम कहेंगे बीजाणुजन कोशिकाएं। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित हैं, 2n है, डिप्लॉइड है, द्विगुणित कोशिकाएं सब। तो ये अंदर वाला तो भाग हो गया बीजाणुजन कोशिकाएं, और ये जो भित्ति है बाहर वाली, इसे ये तो हो गई बाह्य त्वचा, ये अंतस्थिशियम, ये मध्य परतें, और ये पोष ऊतक। ठीक है, ये 4 परतें हो गई। एक परिपक्व परागकोश जिसका स्फुटन होता है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि केवल 2 ही परागकोश भित्तियां पाई जाती हैं। परिपक्व परागकोश होगा इसमें लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है, और उस दौरान केवल 2 ही परतें पाई जाती हैं। एक तो होगी बाह्य त्वचा और दूसरी होगी अंतस्थिशियम। इस डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ देखिए आप, बाहर की ओर बाह्य त्वचा है, इसके अंदर की ओर ये अंतस्थिशियम वाला भाग है। यहाँ जैसे हमने ये लघु बीजाणु धानी ली थी, तो इसमें इसमें हमने पोष ऊतक बनाया है, मध्य परतें बनाई हैं। तो जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, लघु बीजाणु का निर्माण इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर होता है। तो जब लघु बीजाणु धानियों से लघु बीजाणु का निर्माण होगा, तो उस दौरान ये मध्य परत और टेपिटम वाला भाग अलग हो जाता है। ये यहाँ से जो भित्ति वो अलग हो जाएगी, और ये चेम्बर और ये चेम्बर एक ही हो जाता है। तो यूँ कहेगी जैसे ये 2 पाली आपको बताती है, ये एक पाली, ये दूसरी पाली है परागकोश के अंदर। तो एक पाली के अंदर आपको 2 चेम्बर प्रारंभ में बताए थे, लेकिन जब परागकोश परिपक्व होगा तो ये दोनों भाग एक ही हो जाएंगे, अर्थात एक ही चेम्बर हो जाएगा परिपक्व परागकोश के अंदर। ये मध्य परत और टेपिटम वाला भाग नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्य है वो बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ ये 4 स्तर को बता दिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग उसकी हम कुछ चर्चा करते हैं, टेपिटम वाला भाग। ये टेपिटम वाला भाग कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा कई कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य हैं? इसका पहला जो कार्य है कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम की जो कोशिकाएं होंगी, ये लघु बीजाणुजन कोशिका को पोषण प्रदान करती है। लघु बीजाणुजन कोशिकाएं जो हैं, इनको पोषण प्रदान करने का काम किसका है? टेपिटम की कोशिकाओं का है। पहला मुख्य कार्य इसका ये है, क्योंकि लघु बीजाणु जब बनते हैं तो उनको कुछ पोषण चाहिए, वो पोषण जो है यहाँ पर टेपिटम से मिलेगा। मध्य परत भी ये कार्य करती है, टेपिटम भी ये कार्य करता है। तो पहला काम तो हो गया पोषण प्रदान करना, पहला कार्य। ठीक है, दूसरा इसका कार्य जो है बात करते हैं। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा एक एंजाइम स्रावित किया जाता है। एक एंजाइम का स्रावण इनके द्वारा होगा, और उस एंजाइम का नाम है केलेज एंजाइम। टेपिटम कोशिकाओं द्वारा केलेज एंजाइम स्रावित किया जाएगा। ये केलेज एंजाइम करता क्या है? केलेज एंजाइम क्या करेगा, थोड़ा सा इधर आइए आप। जैसे ये बीजाणुजन उत्तक है, और इस उत्तक की जो कोशिकाएं जो होती हैं, वो लघु बीजाणु का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं सभी द्विगुणित होंगी। जैसे ये कोशिका मैंने यहाँ ली है, ये लघु बीजाणुजन कोशिका है। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार से 4 कोशिकाएं बनी। एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, आपको पता है। तो 4 कोशिकाएं जो अलग अलग होने के बजाय एक समूह में पाई जाती है। समूह आपको दिख रहा है, 4 कोशिकाओं का समूह है। इस समूह को चतुष्क कहते हैं। क्या कहेंगे? चतुष्क। और पूरा नाम इसको आप कह सकते हो पराग चतुष्क कह सकते हो, या लघु बीजाणु चतुष्क इसको हम कह सकते हैं। तो इस चतुष्क में ये जो भित्ति है, इन 4 कोशिकाओं के बीच में जो भित्ति है, इस भित्ति में एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है केलोज। कहने का अर्थ है कि चारों जो लघु बीजाणु, ये 4 कोशिकाएं जो है, प्रत्येक कोशिका को यहाँ लघु बीजाणु हम कह सकते हैं। प्रत्येक कोशिका या प्रत्येक लघु बीजाणु जो होगा, वो आपस में इस भित्ति के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और ये जो भित्ति है, ये केलोज कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। और इस केलोज कार्बोहाइड्रेट का अपघटन या एक तरह से पाचन हम कह सकते हैं, इसका अपघटन किसके द्वारा होता है? इस केलेज एंजाइम के द्वारा होता है। और केलेज एंजाइम जब इस भित्ति का अपघटन करता है, तो ये चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं।
ओके, तो टेपिटम की जो कोशिका, जैसे यहाँ डायग्राम में आप देखिए, ये टेपिटम कोशिका है, ये बाहर केलेज एंजाइम स्रावित करेंगी। यहाँ इन कोशिकाओं के द्वारा चतुष्क बनाया जाएगा। तो इस चतुष्क को तोड़ने के लिए या इसकी कोशिकाओं को अलग अलग करने का काम किसका है? केलेज एंजाइम का। तो टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा केलेज एंजाइम स्रावित किया जाएगा, जो पराग चतुष्क या लघु बीजाणु चतुष्क को तोड़ने का या उसको अपघटित करने का काम केलेज एंजाइम करेगा। इसके अलावा तीसरा कार्य इसका है IAA हार्मोन का स्रावन। पूरा नाम इसका इंडोल एसिटिक एसिड। इस हार्मोन का स्रावन भी टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा होगा। इंडोल एसिटिक एसिड एक ऑक्सीजन हार्मोन का प्रकार होता है जो बीजाणु कोशिकाओं के परिवर्तन या विकास में सहायता करता है। तो IAA का जो स्रावन है वो किसके द्वारा होगा? टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा। फिर इसके बाद अगला इसका जो कार्य वो ये है कि टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं उनमें एक वसीय प्रकृति की, फैटी नेचर आप कह सकते हो, वसीय प्रकृति की टेपिटम कोशिकाओं में संरचनाएं पाई जाती हैं और उन संरचनाओं का नाम है प्रोयूबिस्काय या बॉडी। तो प्रोयूबिस्काय जो है ये वसीय प्रकृति की है, फैटी नेचर की है और टेपिटम कोशिकाओं के अंदर ये संरचनाएं पाई जाएंगी। ये स्पोरोपोलिन के साथ, स्पोरोपोलिन एक ठोस पदार्थ होगा, स्पोरोपोलिन के साथ मिलकर ये दोनों अटैच होंगे आपस में और यूबिस्काय बनाते हैं। यूबिस्काय का निर्माण, प्रोयूबिस्काय जो होगा वो वसीय प्रकृति का है, ये टेपिटम कोशिकाओं में होगा और ये स्पोरोपोलिन भी टेपिटम कोशिकाओं द्वारा ही निर्मित होता है। दोनों मिलकर और यूबिस्काय का निर्माण करेंगे और यूबिस्काय जो होगा ये परागकण जो होते हैं, परागकणों की संरचना हम आगे पढ़ेंगे। संरचना में उसका जो बाहरी आवरण होता है उसको हम कहते हैं बाह्य चोल। तो परागकणों की जो बाह्य चोल है उसका निर्माण यूबिस्काय के द्वारा होता है। इसे देखिए, वसीय प्रकृति की संरचनाएं जिनको क्या कहा गया? प्रोयूबिस्काय कहा गया है। ये टेपिटम कोशिकाओं के अंदर पाई जाएंगी। टेपिटम कोशिकाएं स्पोरोपोलिन नामक ठोस पदार्थ का स्रावन करती हैं जो प्रोयूबिस्काय के साथ मिलकर और यूबिस्काय का निर्माण करता है और यूबिस्काय जो होगा वो परागकणों की बाह्य चोल का निर्माण करता है। परागकणों की बाह्य चोल का मतलब है ये जो है बाह्य चोल, जो परागकण बनते हैं वो यहाँ बनेंगे लघु बीजाणु धानी के अंदर और इन परागकणों का जो निर्माण है वो दो भित्तियों के द्वारा होता है। एक तो अंतःचोल होता है, एक बाह्य चोल होता है। तो बाह्य चोल बाहरी आवरण होता है परागकण का, तो उस बाह्य चोल का निर्माण यूबिस्काय के द्वारा होता है। ओके, चलिए, तो ये चार कार्य अपने हो गए टेपिटम कोशिकाओं द्वारा। अगला कार्य हम बात करते हैं पोलन कीट। पोलन कीट का स्राव। ये जो पोलन कीट है एक चिपचिपा पदार्थ होता है और इसका श्रावण या निर्माण जो होगा वो टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा होता है। और ये पोलन कीट जो है ये भी परागकणों की जो बाह्य चोल है उसके ऊपर पाया जाता है या बाह्य चोल पर ये पाया जाएगा। और इस पोलन कीट का मुख्य कार्य ये होता है कि ये कीट परागण में सहायता करता है। परागकणों का जो परागण होता है कीटों के माध्यम से वो पोलन कीट की सहायता है, क्योंकि पोलन कीट जो चिपचिपा पदार्थ होता है और जब कीट पुष्प पर बैठते हैं तो चिपचिपी या पोलन कीट युक्त सतह वाले जो परागकण है वो कीटों की सतह के साथ, शरीर की सतह के साथ चिपक जाते हैं और परागण में सहायता करते हैं। तो टेपिटम के मुख्य कार्य देखिए आप, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो पोषण प्रदान करेंगी किसको? लघु बीजाणुजन कोशिकाओं को, जिसे लघु बीजाणुओं का और उसके बाद परागकणों का निर्माण होगा। दूसरा, इसके द्वारा केलेज एंजाइम का स्रावन किया जाएगा। इसका कार्य हम आगे भी पढ़ेंगे, जब लघु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ेंगे तब वहां पर आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से केलोज कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करेगा। तीसरा, ये IAA हार्मोन का स्रावन करेगा। चौथा, इसका कार्य वसीय प्रकृति की संरचना प्रोयूबिस्काय जो है वो इसके द्वारा स्रावित होंगी और वो स्पोरोपोलिन के साथ यूबिस्काय का निर्माण करेगी। यूबिस्काय जो होगा वो परागकणों की बाह्य चोल का निर्माण करेगा। और पांचवा इसका कार्य है टेपिटम कोशिका द्वारा एक चिपचिपी पदार्थ पोलन कीट का स्रावन होगा जो परागकणों को बाहरी सतह से या परागकणों की बाह्य चोल को चिपचिपा बनाएगा और कीट परागण में सहायता करेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से 5 कार्य जो है वो परागकणों वो टेपिटम के द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे। ओके, चलिए,
अगला अपना पार्ट हम लेते हैं टेपिटम के प्रकार। टेपिटम के प्रकार। तो टेपिटम जो आंतरिक स्तर परागकोश भित्ति का, उसके दो प्रकार होते हैं। हम कहते हैं दो प्रकार का ही होगा। पहला इसका प्रकार है अमीबीय और दूसरा इसका प्रकार है स्रावी। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे ये टेपिटम की लेयर है, ये टेपिटम वाला भाग, इसकी कोशिकाएं हो गई। ये टेपिटम की परत हो गई। अब टेपिटम जो है परागकोश भित्ति का आंतरिक स्तर केवल मैंने बनाया है। इसके अंदर की ओर बीजाणुजन कोशिकाएं होंगी। ये बीजाणुजन कोशिकाएं अंदर। ओके, तो टेपिटम कोशिकाओं का मुख्य काम मैंने बताया था कि जो लघु बीजाणुजन कोशिकाएं जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं, उनको पोषण प्रदान करने का काम किसका है? टेपिटम कोशिकाओं का है। तो यहाँ जो अमीबीय जो प्रकार का जो टेपिटम है, अमीबीय का अर्थ क्या होगा कि यहाँ जो टेपिटम कोशिकाएं हैं उनका जो आकार आकृति जो होगी वो अनिश्चित होगी, जैसे कि अमीबा में होता है। तो अनिश्चित आकार आकृति की कोशिकाएं यहाँ टेपिटम के अंदर पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं यहाँ टेपिटम की कोशिकाएं जो है, इनमें क्या होगा, एक तरह से ये अमीबा की तरह गमन करती हैं। ये कोशिकाएं यहाँ से मूव करके, यहाँ से चलकर और इन बीजाणु कोशिकाओं के अंदर आती है और अंदर आकर इन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, इसलिए इनको अमीबीय कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो अपना प्रकार है स्रावी। तो स्रावी का भी आप इसी डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर मैंने टेपिटम कोशिकाएं बनाई है, ये अंदर की बीजाणु कोशिकाएं हैं। तो ये टेपिटम कोशिकाएं इस अपने स्थान पर रहकर ही यहीं से ये पोषक पदार्थ जो होंगे उनको स्रावित करेंगे अंदर की ओर। अपने स्थान पर रहेंगे, इनमें यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा, पोषक पदार्थ यहीं से स्रावित करेंगे। ये स्रावी प्रकृति की होती है, इसलिए इनको स्रावी टेपिटम कहते हैं। अधिकांश पादपों में ये स्रावी प्रकार की होती है। तो टेपिटम जो है वो यहाँ पर दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक चीज नोट करने लायक ये है कि कई बार ये होता है कि जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं, इनका काम क्या है? पोषण प्रदान करना। तो कई बार ये होता है कि जो परागकण या लघु बीजाणु जो होते हैं, उनके निर्माण से पहले ही इस टेपिटम का पूर्णतया पोषण के रूप में काम में इसको ले लिया जाता है। तो पूर्णतया इसको जब पोषण के रूप में काम में ले लेते हैं तो ये टेपिटम बचता नहीं है और परागकणों और लघु बीजाणु का पूर्णतया विकास होता नहीं है। तो ऐसे परागकण जिनको वो पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिला, ऐसे परागकण को हम फिर बंदे कहते हैं, बंदे या स्ट्राइल। ठीक है, और एक चीज ये आपने लिखा होगा, नोट्स में आया था लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में ही। सुबीजाणुधानी, सुबीजाणुधानी विकास या परिवर्तन, ये शब्द भी आया होगा। यू स्पोरेंजिएट कहते हैं इसको इंग्लिश में। सुबीजाणुधानी विकास, ये लघु बीजाणुधानी की संरचना के विकास के बारे में है कि जब लघु बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक बीजाणुधानी आरंभिक कोशिकाओं से होता है। बीजाणुधानी आरंभिक, बीजाणुधानी आरंभिक या स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स, मतलब वो कोशिकाएं जो बीजाणुधानी का विकास कर, जिनसे बीजाणुधानी का विकास आरंभ होता है, वो कोशिकाएं जब एक से अधिक होती हैं तो उस दौरान जो होने वाला बीजाणुधानी का विकास है वो सुबीजाणुधानी विकास या यू स्पोरेंजियल विकास कहलाता है। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक अपना जो बीजाणुधानी का जो लघु बीजाणुधानी की जो स्ट्रक्चर थी वो कंप्लीट हुई। थोड़ा सा हम दूसरा जो पार्ट बीजाणुधानी का था, बीजाणु कोशिका, इसके बारे में हम देखते हैं कि जो बीजाणु कोशिकाएं बताया था आपकी, सभी बीजाणु कोशिकाएं द्विगुणित होंगी, 2n होंगी। ओके, जैसे ये एक कोशिका जो है मैंने यहाँ पर ली है, ये 2n है, द्विगुणित कोशिका है, और इसको मैंने नाम दिया बीजाणुजन कोशिका। ये बीजाणुजन कोशिकाएं जो होंगी ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करेंगे। मतलब वो कोशिकाएं जो जिनसे लघु बीजाणु का निर्माण होता है वो कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। वे कोशिकाएं जिनसे लघु बीजाणु का निर्माण होता है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। और इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनेंगे। और लघु बीजाणु ही बाद में क्या कहलाते हैं? पराग कण कहलाते हैं।
ठीक है। तो हम जो नर युग्मकोद्भिद हमने स्टार्ट किया था उसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, नर युग्मकोद्भिद का विकास करना था, और वो अपना होगा परागकोश से। परागकोश से कहाँ होगा, इस डायग्राम में ये आप लघु बीजाणुधानी, यहाँ पर लघु बीजाणु का निर्माण यहाँ पर होगा। ये जो 4 चेंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर लघु बीजाणु का निर्माण होगा। जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा तो लघु बीजाणु जो है इस भाग से बाहर निकलेंगे, परागकोश फटेगा, लघु बीजाणु जितने बनेंगे वो बाहर निकलेंगे, और इसके बाद जो लघु बीजाणु है उन्हीं को हम परागकण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक लघु बीजाणुधानी की आंतरिक संरचना थी वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा लघु बीजाणु जनन क्या होता है, किस प्रकार से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का विकास किस प्रकार से होगा वह हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और जो भी आपको मैटर दिया जाता है उसको आप रेगुलर पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोटबुक में नोट कीजिए, साथ साथ याद भी कीजिए, क्योंकि जो समय अभी चल रहा है वो लॉकडाउन का चल रहा है, तो इसमें समय गंवाए बिना ही आपको पढ़ना है ताकि आपकी बोर्ड क्लास जो है वो चलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।